हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी से टाटा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी का सेट कर रहे हैं जो कि एडुटेरिया का है। इसमें जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से इसमें सेट में डाला गया है। ठीक है, इसके पहले 2 सेट हमारे चैनल पर हो चुका है। ये हमारा चौथा सेट है, क्योंकि तीसरे नंबर जो सेट है उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आप टीआरई 4.0 देने वाले हैं, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए हम उस सेट को अभी नहीं करा रहे हैं। अभी सेट कराएंगे सेट नंबर 4, जिसमें आपको 11th क्लास के हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। 11th क्लास की हिस्ट्री जो पार्ट 3, पार्ट 4 है, और 12th के जो ऑल चैप्टर हैं उन सारे से क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है सब दिया गया है। 22 से लेकर के इसमें आपको 80 क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री से है, और 20 क्वेश्चन आपको इसमें करंट अफेयर से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरतुघई। किस स्थल पर मिला है? तो नहर के अवशेष सुरतुघई से नहर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित होती। दूसरा, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया जाता था जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा था कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था जिसे निचला शहर कहा जाता था। इसमें सत्य कथन देखना है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा कि हड़प्पाई जो सभ्यता था, बस्ती था, वह 2 भागों में विभाजित था। एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बनाया, छोटा वाला को ऊंचाई पे बनाया जाता था जिसे दूर कहा जाता था। एक बड़ा था, नीचे बनाया जाता था जिसे निचला शहर कहा जाता था। जो छोटा था ऊंचाई पे था, यहाँ पे जो राजा थे, राजा तो उस टाइम में थे नहीं, मतलब जो उच्च वर्ग के थे, जो व्यापारी वगैरह थे, जो वणिक वर्ग थे, वो लोग रहा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पाई सावधानों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है इन सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन के अवधारणा के सबूत मिलते हैं। दूसरा है पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधान से आभूषण मिले हैं। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मृत्यु के उपरांत जीवन अवधारणा का सबूत मिले हैं और पुरुष महिला के साथ दोनों का आभूषण वहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए शंख जो है कहाँ से मिला है, तो शंख बालाकोट से मिला है। लाजवर्द मणि जो है वो आपको सुरतुघई से मिला है। तांबा कहाँ से मिला है, तो तांबा खेतरी से, और सोना दक्षिण भारत से मिला है। शंख कहाँ से मिला है, तो बालाकोट से। लाजवर्द मणि सुरतुघई से, तांबा खेतरी से, और सोना दक्षिण भारत से मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। दूसरा है दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। नेक्स्ट, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी इसका सही आंसर नहीं होगा, ना 1 ना 2। ठीक है, क्योंकि विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थी। ये बाट जो था सामान्यतः चौट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि थे, जबकि ऊपरी मानदंड जो था दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था, और धातु से बने तराजू पलड़े भी इसमें मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसमें हो जाएगा हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई। यही क्या है आपको इसमें असत्य कथन है, क्योंकि हड़प्पाई बस्ती की संख्या कम नहीं हुई। जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा तो बस्ती की संख्या बढ़ने लगी। पहले जो नगर था उससे लोग क्या करे किए, हड़प्पा सभ्यता के अंत में अवशेष मिला है कि छोटे छोटे घरों में लोग बस्ती की तरह बना करके रहने लगे थे। नई बस्तियों की आबादी बढ़ने लगी। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आ गया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर होगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है, इसका आंसर हो जाएगा, यह लिखा गया आपको MN SN राव के द्वारा।
किसके द्वारा लिखा गया है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी S.N. राव के द्वारा लिखा गया है। खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। पहला में खोजकर्ता है, हड़प्पाई स्थल के बारे में दिया गया है। तो इसके आंसर देखिए, S.R. राव जो थे, S.R. राव लोथल के खोज किए थे। बीबी लाल जो है, बीबी लाल किसी कालीबंगा की खोज किए थे। M.R. मुगल, इनके द्वारा बहावलपुर की खोज की गई थी। और R.S. बिष्ट के द्वारा धौलावीरा की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मणी और ख्रिस्टी लिपियों का सर्वप्रथम किसने लिखा है? ब्राह्मणी और ख्रिस्टी लिपि का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो इसके आंसर हो जाएगा, ये निकाला गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में लिखे जाते थे। दूसरा है, तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 तमिल भाषा में अभिलेख मिलते हैं प्राचीनतम अभिलेख में। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। दूसरा है, पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा काशी। काशी जो है मौर्य साम्राज्य में के राजनीतिक केंद्र में सम्मिलित नहीं, तो तक्षशिला था, तूसली था, सुवर्णगिरी था, ये सब शामिल था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह एक बृहद शिलालेख है। दूसरा है, प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखित है। इसका सही आंसर जो है, इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त के राजकवि कवि थे, जिन्होंने संस्कृत में लिखी थी। प्राकृत भाषा में नहीं है, क्या है, संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में जातक कथा लिखी गई है। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया था? तो मनुस्मृति का संकलन जो है वह किया गया था 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका संकलन किया गया। पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश है शामिल है, किस वेद में है? यह हो जाए ऋग्वेद में है। 4 वर्ण का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में दिया गया है। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। दूसरा है, जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया उन्हें थीरी कहा गया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल बडोनी के भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? इसमें उन्हें भाषा का और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता पे विश्वास करना पड़ा था। इनका सामना करना पड़ता, क्योंकि यहाँ की भाषा और धार्मिक अवस्था प्रथा, इन सारी चीज़ों को उनको समझना पड़ा, तब जा कर के यहाँ पे वो रह सके और उस भारत का वृत्तांत कर पाए। नेक्स्ट है, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लूक कहा जाता है। दूसरा है, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। तीसरा है, पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। ठीक है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो तीनों क्या है, 1, 2, 3 तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? इसके आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने विकसित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दूसरा है, दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था। तीसरा है, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें सही कथन का चयन करना, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार होता था, दास का इस्तेमाल मुखबिरी में किया गया, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में लिखा है। तीनों क्या जगह सही हो जाएगा। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, इसका उद्भव 13वीं शताब्दी कर्नाटक में था। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। इसमें सही क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ये अपने मृतक को क्या करते? विधि पूर्वक दफनाते थे।
मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार करें। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृ सत्ता के विचार पर बल दिया। इसमें सत्य कथन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है इसका सही जाएगा कि वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। नेक्स्ट है सूफी मत के विकास का संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार करें। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की दी गई कुरान और सुन्ना जो कि पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। दूसरा है सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। इसमें सत्य कथन का चयन करना है तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट है मीरा के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु थे रैदास। कौन थे? रैदास। एक मिनट, मीरा के गुरु रैदास थे। नेक्स्ट है कि हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज जो है कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा नगलपुरम की स्थापना की थी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है कि मुगल काल में किसानों के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। दूसरा है 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्मों के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद पास्त व पाही कास्त। दूसरा है पाही कास्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल के किसान के बारे में बोला है। नेक्स्ट है मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे और सार्वजनिक कार्यों के लिए ग्राम कोष होता था। इसमें सही कथन देखना है तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असम में पायक कौन थे? तो इसका आंसर होगा असम में पायक जो थे जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले थे। असम में पायक क्या थे? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले थे। मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। कर के लिए निर्धारित रकम जो जमा कहा जाता था। दूसरा है अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। तीसरा है खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है इसका, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला है प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। दूसरा है कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। तीसरा है राजस्व के निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। तीसरा है जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक सीमित थी। इसमें क्या करना है, आपको सही कथन का चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व वसूलने में कठिनाई होती थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। और तीसरा है इसका 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहला है जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया। दूसरा है स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। कंपनी जमींदार को नियंत्रित करने के लिए दोनों काम किए थे। नेक्स्ट है जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा धनी किसानों के वर्ग को क्या कहा जाता था? धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन कर इसमें पहला है संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। दूसरा है पहाड़िया जनजाति खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा है संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त हुआ। चौथा है संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखने हेतु खेती कर सकते थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखने हेतु खेती कर सकते थे। आपका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दमिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो इसके आंसर जगह 1832 में। दमिन इको में 1832 में। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? तो इसका आंसर हो जाएगा संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, और दूसरा है सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। ये दोनों कारण था जो अपने खेती को आगे नहीं बढ़ा सके। नेक्स्ट है परिसीमन कानून के संबंध में लिखित कथन विचार करें। पहला है इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। दूसरा, इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष पार्लियामेंट में पेश की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा किस वर्ष की गई थी? 1878 में की गई थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोनू ने किया था। किसने? गोनू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन से निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। दूसरा, यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था। इसका सही आंसर जाएगा न तो 1 न तो 2, क्योंकि 1851 में गवर्नर जो लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये डलहौजी के द्वारा बोला गया था, अवध की रियासत के संदर्भ में, कैनिंग के द्वारा नहीं कहा गया था। नेक्स्ट है सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला है सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। कब? 1798 में। दूसरा, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। तीसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। चौथा है सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो सहयोगी पक्ष है किसी और के शासक के साथ तो संधि कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। सहायक संधि में यही असत्य है, नहीं तो बाकी 3 क्या आपका सही आंसर हो जाएगा कि सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती की रक्षा करेंगे, और सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र पे एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी। तीनों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देह से जान चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कहा गया आपको अवध के विलय के संदर्भ में, कि देह से जा चुकी थी और शहर की काया बेजान थी, अवध विलय के संबंध में कहा गया है। एक मुफ्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा 1856 में लागू किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे। दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 क्या इसका सही आंसर जाएगा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। निम्नलिखित घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। पहला है चंपारण का नील आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन, तीसरा है खेरा किसान आंदोलन, चौथा है प्रथम विश्व के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध। इसमें क्या करें, आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर चंपारण का पहले ही होगा 1 नंबर पे, उसके बाद चंपारण का नील आंदोलन होगा, उसके बाद क्या हुआ आपको अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेरा आंदोलन। तो 4 1 2 3 क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो इसका आंसर होगा यह किसके द्वारा लिखा गया था? लुई फिशर के द्वारा। महात्मा गांधी की जीवनी जो है लुई फिशर विदेशी शासक थे, लेखक थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। कौन थे? C.N. ब्रूमफील्ड थे जो गांधी जी को सजा सुनाए थे चोरी चोरा घटना के बाद। नेक्स्ट 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस वक्त तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहला है गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। दूसरा है महात्मा गांधी आज आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक था, ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है। तीसरा, पारंपरिक जाति व्यवस्था में परिचित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीनों के तीनों कथन आपका इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला, यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था। इसने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। इसमें सही कथन पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस अधिवेशन पूर्ण स्वराज घोषणा की गई थी 1929 के वार्षिक अधिवेशन में, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा है, पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें असत्य कथन का चयन देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों के दोनों क्या है आपका इसमें सही हो जाएगा कि इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1931 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1933 में हुए प्रांतीय चुनाव से निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला, ये चुनाव 1935 के नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ था। व्यस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी। सत्य कथन का चयन करना है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये चुनाव 1935 के नए गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, पहले इंग्लिश दिया है फिर आपको हिंदी दिया, बाइलिंगुअल में है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। दूसरा, कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, क्या है सही आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस ने मांग की कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब किस दिन निर्धारित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि निर्धारित किया था 16 अगस्त 1946 हो जाएगा आपको, 16 अगस्त 1946 को किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दूसरा है, नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की तरफ पेश किया गया था। नेहरू ने तिरंगा झंडा का भी प्रस्ताव पेश किया था। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो अंतरिम भारत सरकार बनते उसके संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव, यानी सर बेनेगल राव जो थे अंतरिम संवैधानिक सलाहकार। अंतरिम जो सरकार गठन होता है उसमें संवैधानिक सलाहकार बने थे। नेक्स्ट, भारत सरकार जो कि अंतरिम था के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा SN मुखर्जी थे। कौन थे? SN मुखर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन विचार करें। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई थी। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। तीसरा है, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया था। इसका आंसर 1 और 3 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कि संविधान के मसौदे में 3 सूची बनाई गई थी और अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार था। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। दूसरा है, संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रखा गया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के अंदर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा कि आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई और संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है अम्बेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। दूसरा है ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तियाँ तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की आर्थिक बैठक किस दिन हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1947 को की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। दूसरा, इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जाएगा कि इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया था। नेक्स्ट है उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। इसमें सत्य कथन देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या है आपको सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में लिखित कथन विचार करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। दूसरा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसमें सत्य कथन देखना है, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी मूल निवासियों ने के जबरन विस्थापन से है। अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से किसका संबंध है, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध है। नेक्स्ट है 18वीं सदी में के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीकरण के आधार पर करते थे। दूसरा, ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मानदंड को विकृत मानते थे। इसमें सही आंसर केवल क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में किस वर्ष मान्यता दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1781 में। कब दी गई थी, 1781 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहले, दक्षिण राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। दूसरा, दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तर तथा दक्षिण राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसमें सत्य कथन देखना है, तो केवल 2 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था, तो इसका आंसर होगा कनाडा में हुआ था। कब हुआ था, कनाडा में। नेक्स्ट है कि अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। दूसरा, 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं ले जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला था, तो 1850 में मिला था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूक्लियस कहती आई है। टेरा न्यूक्लियस का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो किसी की नहीं हो। नेक्स्ट है पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये 1839 में हुआ था। नेक्स्ट, चीन की साम्यवादी पार्टी का स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या होगा इसका सही आंसर, तो केवल 2 हो जाएगा कि माओ त्सोतुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते रूस से एक अलग रास्ता चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में लिखित कथन विचार करें। ये चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का पारस्परिक प्रयास था, सामूहिक प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा किससे संबंधित है, दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है, इसके आंसर जगह जगदीप धनखड़ ने किया है। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर की विशेषता के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है। बंसी पहाड़ पर गुलाबी पलुआ पत्थर का प्रयोग जड़ाई कार्य के लिए किया जाता है।
निर्माण कार्य में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर में कुल 5 मंडप है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर पे क्या है फ्रांस की तटरेखा है। कहाँ कहाँ पे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर पे। निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्ति और व्यवसाय में निवेश है, जैसे कि कारखाने, भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी विदेशी देश की वित्तीय परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में निवेश है। दूसरा है एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। तीसरा है एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। इसमें सत्य कथन का कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 85 नंबर। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के समय निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता है। दूसरा व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। दूसरे उपयोगकर्ता के लिए E2E एनक्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति है। इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हुआ। दूसरा है व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। जैसे वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और विमुक्त घुमंतु जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। केवल कक्षा 9 या 11 में पढ़ने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट इंडिया के संबंध में कि ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और घुमंतु जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, और कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति को पाने में योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत पर लगे सौर पैनल से है। किससे? छत पर लगे सौर पैनल से। बैडमिंटन में हाल ही में यंग इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया ताई तजू इंग के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओमान के साथ किया है। निम्नलिखित में किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? तो यह कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार में 5 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्येक रूप में नहीं किया जा सकता। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो 1, 2, 4 जो है इसका सही आंसर जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये नहीं दिया जाता है। इसमें जो है आपको भारत रत्न मानद पुरस्कार है और इसमें कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है, मौद्रिक रुपया नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार करें। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। दूसरा है इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना। तीसरा जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या करना है, कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसका आंसर 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिक सीनर ने जीता है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत DLI के योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, सामग्री विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है। और तीसरा है, यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग भी देता है। इसमें सही कथन देखना है तो केवल एक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार करें। इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, भारत के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसमें कौन सा कथन सही है देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का विचार करें। पहला, हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त आदान के माध्यम से फैलता है। दूसरा, हेपेटाइटिस ए वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन के कारण बनता है। तीसरा है, विश्व हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। इसमें कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या है आपका सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए वायरल संक्रमण जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन के कारण होता है। और दूसरा है, हेविसियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। 2-3 का सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, इसके पहले जो है हमारे चैनल पे बहुत सारा सेट कराया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और साइंस के लिए स्पेशल NCERT का जितना क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट 6 to 12 का, आपको SK झा सर का NCERT का साइंस भी हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि इसका सेट पूरा करा देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सारा सेट आपको कंप्लीट कराएंगे चैनल पे एक एक करके। डेली एक सेट हमारे चैनल पे आएगा। तो ऐसे ही सेट देखने के लिए, अच्छा पब्लिकेशन का सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।